Hello student, welcome back my channel. Student बी फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट हम प्रीवियस वीडियो से लिख रहे हैं, जिसमें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट यूनिट में बताया। आपको फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक में लिखना है अपना इंट्रोडक्शन। सेकंड टॉपिक में दिया गया है ये बहुत सारे टॉपिक, इन सभी टॉपिक में से कोई एक टॉपिक लेकर के इस पे आपको अध्ययन करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको आंगनवाड़ी के विषय में बताया। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है आपका डाइंग और प्रिंटिंग यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, रंगाई और छपाई यूनिट आपको लिखने हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज हम आपका सेशन। स्टूडेंट, डाइंग और प्रिंटिंग में आपको चाहे डाई लिखना है चाहे प्रिंटिंग लिखना है, कोई एक टॉपिक लिखना है। मतलब चाहे आप रंगाई लिखिए चाहे आप छपाई लिखिए। ठीक है, तो हम आपको दोनों बताएंगे, इसमें से आपको कोई एक का लिखना है, सर्वे करना है। सबसे पहले स्टूडेंट, रंगाई में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। रंगाई एक ऐसी कला है, यहाँ से देखिए, रंगाई एक ऐसी कला है जो किसी भी वस्तु को सौंदर्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन समय से ही भारत रंगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रंगों से वस्तु का सौंदर्य बढ़ता है तथा रंगों का व्यक्ति के मनोभावों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। वस्त्रों की सज्जा रंगों द्वारा प्राचीन समय से चली आ रही है। रंगों की प्राप्ति प्रायः पेड़ पौधों, फूल, पत्तियों से होती थी और इनसे ही रंगाई क्रिया की जाती थी। वस्त्रों में रंगों का प्रयोग ऋतु विशेष से प्रभावित होता है। प्रायः गर्मी में हल्के रंग, विशेष रूप से सफ़ेद का प्रयोग किया जाता है, जबकि जाड़े में चटकीले व गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये आप इंट्रोडक्शन में लिखिएगा, थोड़ा सा परिचय में। आपका उद्देश्य क्या है? रंगाई या प्रिंटिंग का अध्ययन करना। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट कि रंगों की प्राप्ति के स्रोत क्या हैं। रंगों की प्राप्ति के स्रोत के विषय में लिखेंगे। तो रंगों की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, तो हमें रंगों की प्राप्ति वानस्पति मतलब प्रकृति से भी होती है और लैब में भी बनाया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत से जो बनता है वो प्राकृतिक जगत से जो प्राप्त होता है वो तीन होता है: जीव संबंधी, वनस्पति संबंधी, धातु संबंधी। मतलब जो जीवों से प्राप्त होता है, जो वनस्पतियों से प्राप्त होता है, जो धातुओं से प्राप्त होता है। दूसरा है संश्लिष्ट। संश्लिष्ट का मतलब सिंथेटिक, जिसे बनाया जाता है लैब में। यहाँ ये तीन प्रकार का होता है: अम्लीय रंग, क्षारीय रंग और उदासीन रंग। उदासीन रंग जो होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष रंग, गंधक रंग, वाट रंग और विकसित रंग। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट रंगों के प्रकार। रंग कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ डाई। तो रंगों के प्रकार आप लिखेंगे, रंग दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रंग होता है और दूसरा होता है संश्लिष्ट रंग। प्राकृतिक रंग क्या होता है? वे रंग जो आपको प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों से, फूलों से, फलों से, कलियों से, जीव जंतुओं में जैसे चींटियों से, खनिज लवणों से आपको जो रंग प्राप्त होता है उसे आप प्राकृतिक रंग कहते हैं। इसमें तीन आता है, जो एक तो वनस्पति जगत से जो प्राप्त होता है, दूसरा जो प्राणी जगत से प्राप्त होता है और तीसरा जो आपको खनिज लवण से प्राप्त होता है। वनस्पति जगत से जो आपको रंग की प्राप्ति होती है वो जो पेड़ पौधे होते हैं, कुछ रंग ऐसे होते हैं जो उनके पत्तियों से प्राप्त होता है, कुछ फूल से प्राप्त होता है, तो कुछ उनकी कलियों से प्राप्त होता है, कुछ उनके फलों से प्राप्त होता है ना। जैसे मेहंदी, वनस्पति जगत के रंगों में आपका आता है मेहंदी। तो मेहंदी क्या होता है आपको पता है, मेहंदी के विषय में सबको पता है। मेहंदी का पेड़ होता है जिसकी पत्ती पीस करके लगाने से क्या होता है, कलर हो जाता है। जिस जगह पे हम लगाए, जैसे पीस करके हाथ पे लगाए तो हाथ हमारा रेड हो जाता है, तो यहाँ से हमको कलर मिलता है मेहंदी से। इसी तरह से केसर भी है, फूल है, पलाश भी है, पारिजात भी है, हल्दी भी है। हल्दी तो आपको पता है जड़ होता है ना। हर है, बहेड़ा है, आंवला है, कत्था है, नील है, जामुन है
और कीकर है। ठीक है, ये सभी जो हैं ये वनस्पति जगत से प्राप्त रंग है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट जो प्राणी जगत से रंग प्राप्त होता है इसमें आपके दो आते हैं, एक केकटी कोएनियल और दूसरा है आपका केरमेस। ठीक है, ये जो होता है इसकी प्राप्ति जीव जगत से होती है। और थर्ड है आपका खनिज। खनिज में आपका आता है लौह चूड़, जो लोहे का चूड़ होता है उससे भी रंग की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है संश्लिष्ट रंग। संश्लिष्ट रंग का मतलब कृत्रिम रंग या सिंथेटिक रंग, जिसे आप किसमें बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष रंग, फिर अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, वाट रंग, सल्फर रंग, मॉर्डेंट रंग और नेपथॉन रंग। ये सभी आप प्रयोगशाला में बनाते हैं जहाँ से आपको रंग मिलता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट इस तरह से चार्ट बनाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा सा इनके विषय में लिखिएगा। सबसे पहले प्राकृतिक रंग में थोड़ा सा आप लिखिएगा कि प्राकृतिक रंग में उपलब्ध साधनों से जो रंग प्राप्त होता है वे प्राकृतिक रंग कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों, फूल, कलियों, जीव जंतुओं, चींटियों, इनसे प्राप्त होता है। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे प्राकृतिक रंग के स्रोत 3 हैं। ठीक, अब पहला जब वनस्पति डालेंगे तो थोड़ा सा लिखिएगा कि जो वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के तने, डाल, टहनियों से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक रंग कहते हैं। ठीक है, बस यहाँ तक। इसके बाद लिखिएगा जैसे जामुन, कत्था, हल्दी, मेहंदी, केसर, पलास, ये सभी आते हैं, बस यहाँ तक। ठीक है, यहाँ लिखिएगा प्राचीन समय में पेड़ पौधों की छाल, तने, टहनियों, पत्तियों, फूल, फल, कलियों आदि से रंग प्राप्त किए जाते थे। इनसे प्राप्त रंगों से ही वस्त्रों को रंगा जाता था। ठीक, यहाँ तक लिखिएगा। इसके बाद आप लिखिएगा जैसे जामुन, कत्था, हल्दी, मेहंदी, केसर, पलास, फूल, हरश्रृंगार के फूल आदि प्रयोग करते थे। इसके बाद आप लिखिएगा प्राणी जगत या जीव से संबंधित रंग। प्राणी स्रोतों से प्राप्त होने वाले रंग प्राणिज रंग कहलाते हैं। 1000 वर्ष पहले इनकी खोज हो चुकी थी। भूमध्य सागर में मिलने वाली एक विशेष प्रकार की मछली से गहरा बैगनी रंग प्राप्त होता है, किंतु यह बहुत महंगा होता है। 1 ग्राम रंग के लिए हजारों मछलियों को मारना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें लिखिएगा। नेक्स्ट है खनिज रंग। खनिज रंग में आप थोड़ा सा लिखिएगा खनिज पदार्थों द्वारा उत्पादित रंग खनिज रंग कहलाते हैं। वर्षा ऋतु में भीगे लोहे के तार, ये मत लिखिएगा। ठीक है, वर्षा ये मत लिखिएगा। यहाँ आप लिखिएगा खनिज पदार्थों द्वारा उत्पादित रंग खनिज रंग कहलाते हैं, बस यहाँ तक लिखिएगा। जैसे आप लिख लीजिएगा, यहाँ तक लिखिएगा खनिज पदार्थों द्वारा उत्पादित रंग खनिज रंग कहलाते हैं। फिर लिखिएगा कि लोहे से ब्राउन, भूरा, क्रोम पीला, क्रोम हरा, क्रोम नारंगी, लोहे की छीलन से प्राप्त रंग इंडिगो तथा खाकी रंग प्रमुख खनिज रंग है, बस इतना लिखिएगा। इसके बाद आता है आपका संश्लिष्ट रंग, सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई के विषय में थोड़ा सा आप पहले लिख दीजिएगा कि इसकी खोज किसने की। तो रासायनिक स्रोतों द्वारा रंजक प्राप्त करने का अनुसंधान सर्वप्रथम विलियम हेनरी पार्कर ने 1856 में किया था, जब वह रंगों से क्विनाइट तैयार करने का प्रयत्न कर रहे थे। तब आकस्मिक रूप से उन्हें संश्लिष्ट रंजक को तैयार करने की विधि ज्ञात हो गई। यह रंजक कोलतार का मुख्य उत्पादन है। प्रारंभ में कोलतार एक व्यर्थ का पदार्थ समझा जाता था, किंतु धीरे धीरे इसका उपयोग कई रासायनिक रंजक तैयार करने में किया जाने लगा। बस इतना ही आप लिखिएगा, क्योंकि सिंथेटिक रंग की खोज किसने की थी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि विलियम हेनरी पार्कर ने 1856 में की थी। कैसे की थी? इन्होंने रंगों से क्विनाइट तैयार करने का प्रयास किया और उसी समय कोलतार से इन्होंने रंग बनाने की विधि का आविष्कार किया। पहले कोलतार का कोई यूज नहीं हुआ करता था, लेकिन इनकी खोज के द्वारा कोलतार का महत्व बढ़ गया। बस इतना ही आप लिखिएगा, ठीक है। मुख्य उत्पादन है, बस यहाँ तक लिखिएगा।
इसके बाद आप लिखेंगे संश्लिष्ट रंगों के प्रकार। आगे आप लिखेंगे संश्लिष्ट अथवा कृत्रिम रंगों की निम्नलिखित प्रकार बाजार में उपलब्ध है। सबसे पहला आपका क्या है, प्रत्यक्ष रंग, डायरेक्ट डाई। इसमें आप लिखेंगे सूती वस्त्रों को रंगने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये वस्त्रों को सरलता से रंग देते हैं, सस्ते होते हैं, किंतु इनका रंग पक्का नहीं चढ़ता, न ही चमकीला होता है। पक्का करने के लिए एसिटिक एसिड का तनुघोल सोडियम अथवा पोटेशियम डाइक्रोनेट मिलाया जाता है। रंग को जल में घुलनशील बनाने के लिए सोडा ऐश मिलाते हैं। रंग के साथ नमक मिला देने से वस्त्र में अवशोषित होने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। यहाँ लिखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है अम्लीय रंग। ये रंगीन कार्बन युक्त सोडियम तथा कैल्शियम नमक होता है। ये प्रकृति में अम्लीय होते हैं तथा सूती वस्त्रों के लिए अनुपयोगी होते हैं। इनका प्रयोग साधारणतया रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों के लिए किया जाता है। ऊन पर अम्लीय रंजकों का सबसे अच्छा परिणाम निकलता है। बस यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे क्षारीय रंग। क्षारीय रंग में लिखिएगा ये रंग कोलतार रंग होते हैं। इन्हें सिल्क तथा ऊनी वस्त्रों को चमकीला प्रभाव देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन रंगों को ऐसे वस्त्रों पर प्रयोग करते हैं जिन्हें पहले अम्लीय रंगों के साथ रंगा जाता है। इन्हें कार्बन के नमक के नाम से भी जाना जाता है। ये रंग प्रकाश, धुलाई, पसीना, वातावरणीय प्रभाव की दृष्टि से पक्के नहीं होते। बस इतना ही लिखिएगा। इसके बाद आप लिखिएगा वाट रंजक, ठीक है। क्या लिखेंगे, वाट रंजक। इसमें लिखिएगा रंजक के समूह में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनके रंगों में आशातीत पक्कापन तथा अत्यधिक टिकाऊपन होता है। ये रंजक पानी में घुलनशील होते हैं तथा इनको घोल का रूप देने से पूर्व इनकी रासायनिक प्रक्रिया करना आवश्यक है। इन रंजकों को गर्म एल्केनाइन के साथ सोडियम हाइड्रोसल्फाइड पायसीकारक या अपचयन प्रतिक्रमक की सहायता से काम में लाया जाता है। यह प्रक्रिया रंजक को रंजक रहित द्रव पदार्थ में बदल देती है जिससे कि वस्त्र रंगा जाता है। इसमें आप बस यहाँ तक लिखिएगा, रंगा जाता है। इसके बाद आप लिखिएगा स्टूडेंट रंग बंधक रंजक। ये कोलतार से प्राप्त रंजकों के समूह में आते हैं। ये वस्त्रों पर धातु रंग बंधक के साथ उपयोग किए जाते हैं जिससे रंजक वस्त्र के रेशों में सरलता से समाविष्ट हो जाता है। बस यहाँ तक आप लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तक लिखिएगा। फिर लिखिएगा इन रंजकों का प्रयोग ऊनी तथा छपे हुए सूती वस्त्रों को पक्का रंग देने के लिए किया जाता है। बस इसके बाद आप लिखिएगा विकसित रंग। रंजक द्रव्य पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विकसित रंग प्राप्त किए जाते हैं। पहले वस्त्र को रंजक में रंगा जाता है, फिर उस पर कुछ निश्चित रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक प्रक्रिया से रंजक के प्रारंभिक गहरे तथा पक्केपन में परिवर्तन भी आ जाता है। इसके बाद आप सल्फर रंग लिखिएगा। सल्फर की उपस्थिति के कारण इन्हें सल्फर रंग कहते हैं। ये पानी में अघुलनशील होते हैं, फलतः इन्हें घोलने के लिए क्षारीय अवकारक प्रतिक्रमक का प्रयोग करना पड़ता है। इससे रंग रेशों के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं। सूती, लीलन, रेयान, जूट आदि के रेशों से बने वस्त्रों को रंगने के लिए इनका रंग उपयोग किया जाता है, ठीक। बस यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये रंग धुलाई के प्रति पक्के होते हैं। बस इतना ही लिख लीजिएगा। पढ़ने के लिए पूरा पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद आप लिखिएगा स्टूडेंट रंगाई की अवस्था। रंगाई को देखिए, जो रंगाई है, डाइंग की प्रोसेस आप 3 अवस्था में कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले है रेशे को रंगना। जब आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है, रेशे मिलता है, तभी आप उसको रंग सकते हैं। जैसे कॉटन का वस्त्र रंगना है तो आप क्या करिए, जो कॉटन का रॉ मटेरियल है, जो रुई है, जो कॉटन है, उसी अवस्था में ही पहले आप उसको रंग दीजिए। तो ये क्या हो गया, रेशे की अवस्था में रंगना, ठीक है। उस समय जब आप रॉ मटेरियल पाते हैं तभी आप उसको रंग देते हैं। इस समय क्या होता है, क्योंकि जो तंतु, जो वस्त्र की स्मॉलेस्ट इकाई होती है वो आपका तंतु फाइबर ही होता है,
और जब तंतु के अवस्था में आप तंतु को रंगते हैं तो इसमें रंग एक एक कणों में पहुंच जाता है, जिससे रंग पक्का चढ़ता है और यह रंगने की सरल विधि भी है। ठीक है। दूसरा है तैयार धागे को रंगना। जब कताई की प्रक्रिया के द्वारा धागा तैयार हो जाता है तो तैयार धागे को रंगने की प्रक्रिया, तो यह भी रंगाई की अवस्था है जब धागे को रंगा जाता है। ये सामान्य होता है। ठीक है। थर्ड है बुनाई के उपरांत प्राप्त कपड़े को रंगना। जब बुनाई की प्रक्रिया हो जाती, कपड़ा बुन गया, आपको ग्रे गुड्स मिल गया, उस समय कपड़े को रंग देना ही एक रंगने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो इस तरह से रंगने की 3 अवस्थाएं होती, तीनों अवस्थाओं में आप कपड़े को रंग सकते हैं। ठीक है। पहला है रेशे की अवस्था में, जब आपको रॉ मटेरियल मिलता है तभी रंग देना। रॉ मटेरियल में रंगने से रंग पक्का चढ़ता है। दूसरा होता है तैयार धागे को रंगना। लच्छी के रूप में धागे को रंग देना। जैसे ऊन आपको जब मिलता है तो लच्छी ऊन पहले क्या होता है, रंगाई कर दी जाती है, तो लच्छी के रूप में धागे को रंगना, जो कि एक सामान्य होता है। और थर्ड है आपका बुनाई के बाद जो आपको कपड़ा प्राप्त होता है उस कंडीशन में रंगना। तो ये इसमें जो है रंग कच्चा चढ़ता है, बहुत अच्छे से नहीं चढ़ता है और ये बहुत जल्दी छूट भी जाता है, क्योंकि ये जो वस्त्र की स्मॉलेस्ट इकाई तंतु है वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट बंधेज और बाटिक में से कोई एक आपको लिखना भी है और बना करके अपने फाइल में मेंशन भी करना है। चाहे आप बंधेज रंगाई लिख लीजिए, चाहे बाटिक रंगाई लिख लीजिए। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको दोनों बताएं, लेकिन आप अपने फाइल में कोई एक मेंशन कीजिएगा, चाहे बंधेज और चाहे बाटिक। ठीक है। जो बनाइएगा उसके विषय में लिखिए और उसका नमूना बना करके अपने फाइल में मेंशन कीजिए। ठीक है। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं पहले बंधेज रंगाई के विषय में। ये है आपका बंधेज रंगाई का वस्त्र, जिसे आप बधनी साड़ी भी कहते हैं। ये बधनी साड़ी का उदाहरण आपको दिया गया है। बधनी मतलब होता है बांध करके। ठीक है। ये साड़ी है बंधेज। ठीक है। आइए इसके विषय में आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा बधनी का अर्थ। बांधकर वस्त्र की रंगने की कला को बंधेज या बांधनी कहा जाता है। इस विधि से अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक नमूने बनाए जाते हैं। बंदिश से तात्पर्य है गांठ बांधना, अर्थात कपड़े पर गांठ बांधकर आकर्षक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। डिज़ाइन तैयार करने के लिए किसी औजार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अतः हाथ से ही गांठ लगाकर रंग देते हैं। रंगने के बाद कपड़े को सुखाकर गांठ खोलते हैं तो कपड़े पर रंग बिरंगे आकर्षक डिज़ाइन तैयार हो जाते हैं। इसलिए इस कला को बंदिश भी कहते हैं। ठीक है। बस यहाँ तक आप लिखिएगा, बंदिश कहते हैं, यहाँ तक आप लिखिएगा। बंदिश कहाँ की प्रसिद्ध कला है, तो आपको पता है राजस्थान की ये प्रसिद्ध कला होती है। राजस्थानी जो वस्त्र होते हैं वहाँ आपको बंदिश ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। गुजरात में भी बंदिश की प्रमुखता है। ठीक। आइए फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, बधनी कला में सहायक उपकरण या सामग्री। इसमें क्या क्या उपकरण सहायक है ये आप देख लीजिए। ठीक है। हल्के रंग का कपड़ा, मेनली हम सफ़ेद रंग का कपड़ा यूज करते हैं। 1-2 छोटे टब, 3-4 बाउल्स, लकड़ी का चम्मच, चाय का चम्मच, स्टोव या गैस, रंग, साधारण नमक, पक्का धागा, कैंची, डाई बात, कपड़ा धोने के लिए पाउडर, रबड़ के दस्ताने 1 जोड़ी, रंग बनाने के लिए पतीला, बांधने के लिए सामग्री जैसे राई, दाल, चना, सेफ्टी पिन, कोई एक ठो आप ले लेंगे। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आप डिज़ाइन कैसे बनाएंगे वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अभी मैं आपको करके भी बता दूँ कैसे आप इसका डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से आप लिख लीजिएगा इसको। ये फ्लावर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बना करके लगाना है ना। थोड़ा थोड़ा इसमें लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा। ये सब डिज़ाइन मत बनाइएगा, क्योंकि आपको बना करके ही
लगाना है। अभी मैं आपको रुमाल पे बताऊंगी कैसे आपको बांधना है। इसके बाद आप लिखिएगा स्टूडेंट, बंधेज रंगाई की विधियाँ कौन कौन सी हैं। वस्त्र का चुनाव करना। देखिए, इसके लिए जो आप वस्त्र यूज करते हैं बंधेज रंगाई के लिए, चाहे तो वो रेशम का हो, मलमल का हो, जारजेट का हो, शिफॉन हो, पश्मीना हो, ऊनी हो, कॉटन हो, ऐसे वस्त्रों का हम चुनाव करते हैं। फिर नमूना के लिए अभी अभी हमने आपको डिज़ाइन बताई कि कैसे आप डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको गांठें बांधनी है। आपको जिस डिज़ाइन पे चाहिए गांठ बांध लेनी है, फिर रंगना है, रंग करके सुखाना है, फिर गांठें खोलनी है, फिर इस्त्री करनी है, ठीक है। ये 7 स्टेप होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 स्टेप आपको बताएंगे। इसके बाद आप लिखिएगा, रंगते समय क्या क्या सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है, मतलब बंदिश बनाते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये आप 5 पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं, 9 पॉइंट है, तो आप इसको लिख लीजिएगा कि जब आप बंदिश बनाएंगे तो उस समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम आपको रुमाल पे बताएंगे कैसे कैसे आप करेंगे, और वो जो एक नमूना है उसको बना कर के आपको अपने फाइल पे मेंशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाटिक रंगाई भी बताएंगे, ठीक है। तो बंदेज और बाटिक में से कोई एक आपको लिखना है, कोई एक लिख लीजिएगा, ठीक। चाहे आप आंगनबाड़ी लिखिए, चाहे बंदेज का लिख लीजिए, चाहे हम आपको बाटिक भी बताएंगे तो चाहे ये लिखिए चाहे बाटिक लिख लीजिए, और नेक्स्ट भी हम आपको 1-2 वीडियो और प्रोवाइड कराएंगे। तो सभी नहीं लिखना है, हर बच्चों को एक एक टॉपिक पे लिखना है, और सभी को एक ही टॉपिक पे नहीं लिखना है, इसलिए हमने 3-4 टॉपिक आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, ठीक। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क पूरा कंप्लीट करके कैसे जमा करना है, जो जमा करने वाला है प्रोजेक्ट उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।